नमस्कार। चुनावी मंथन 2022 में आपका स्वागत है। मेरे साथी मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं मोहम्मद फरूक जमाल। हमारा कारवां इस वक्त गोरखपुर और उसके आसपास गुजर रहा है। गोरखपुर जो ही साहित्यिक और सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ राजनीतिक परिवेश के लिए भी जाना जाता है। ये शहर अगर फिराक और मजनू का है तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ और हज़रत रोशन अली शाह का मज़ार पाक भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर बहुत से राजनेता पैदा हुए और आज एक इत्तेफाक भी है कि हम आज जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं उसका राजनीतिक परिवेश या उसका परिवार समाजवाद से जुड़ा हुआ है। आज हम मुलाकात करेंगे राहुल गुप्ता जी से, जो कि समाजवादी विचारधारा के हैं, या मैं ये कहूँ कि पूरा समाजवाद इनके लहू में दौड़ रहा है। इनकी माता राजकुमारी देवी का जो ताना बाना है वो समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा गहरा रहा है। आइए मुलाकात करते हैं राहुल गुप्ता जी से। राहुल गुप्ता जी, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि आपके बारे में पूर्वांचल ये जानता है कि आपने राजनीति और समाजवाद का कहरा जो है अपने परिवार से सीखा है, तो अपने परिवार का आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। धन्यवाद हमारे साथी। आपने पूछा हमारा परिवार का बैकग्राउंड। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पिताजी बहुत पुराने समाजवादी विचारधारा से सोशलिस्ट रहे हैं। जी जी। चौधरी सिंह की अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ाया 79 में। उसके बाद हमारी लगातार पिताजी और माताजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। हमारी अम्मा ने उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ, उसके पहले भी हमारे माता और पिता पार्टी के लिए हमेशा लगातार सोशलिस्ट बनकर काम करते रहे हैं, जिससे कि हमारे पिता ने 79 में समाजवादी जनता दल एस से चुनाव लड़ा था, जो कि उस पर रनर रहे हैं। उस समय भी साइकिल का चुनाव निशान हुआ करता था। उस समय से हमारे पिताजी और हमारी माताजी सन 1989 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय गोरखपुर से लगा उत्तर प्रदेश में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसमें मेरी माताजी पहली बार 89 में चुनाव लड़कर 50,000 की आबादी में गोरखपुर से 27 नंबर का वार्ड हुआ करता था, जिसमें चश्मा चुनाव निशान था। उससे उन्होंने जीत कर पार्टी का नाम रोशन किया। माननीय नेताजी ने फ़ोन से बधाइयाँ दी। जी। ये सब कैडर हम लोग के परिवार से रहा। शुरू 92 से लेकर और 2011 तक हमारी माताजी पार्टी की जिला अध्यक्ष रही हैं। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष रही, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही। उसके बाद 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें सरकार में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने। उनका एक ताना बाना हमारे परिवार में, हमारी माताजी और पिताजी का मेरे ही ऊपर, मेरे 3 भाई हैं, जो मैं कि सबसे छोटा हूँ, और उससे उनका आशीर्वाद आज हमारे ऊपर था कि आज मैं 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ कारणों से कांग्रेस को देखते हुए राहुल सिंह लड़े। फिर मैं उसके बाद मेयर का चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और रहेगा। तो ये थी बहुत सारी जानकारी जो आपने दी कि अपने परिवार के बारे में, यानी राजनीति जो है राहुल गुप्ता के लिए कोई नई बात नहीं। राहुल गुप्ता जी ने जैसा बताया कि इनका परिवार समाजवादी पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो है आपका क्या रिश्ता रहा है, और आपने नगर में जो है कौन से चुनाव लड़े हैं, कहाँ आप आए हैं? जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2005 से युजन सभा का यूथ के टीम से मैं लड़ाई लड़ा हूँ, और युजन सभा का मैं नगर अध्यक्ष था। उस समय हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उसके बाद मैं गोरखपुर से शहर विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अध्यक्ष होने के साथ साथ पिछले चुनाव में जब
2012 से पहले मैं महानगर का कोषाध्यक्ष रहा। उसके बाद 2012 के बाद माताजी हमारी चुनाव लड़ी थी। उसके बाद मैं वहाँ के प्रदेश महानगर कोषाध्यक्ष के बाद महानगर का उपाध्यक्ष रहा। शुरू से लगातार आज तक उपाध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का और समाजवादी पार्टी की सेवा करता रहा। जब आप गोरखपुर की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो गोरखपुर का राजनीतिक परिवेश जो है मैं समझता हूँ कि दूसरे जगह से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर शिक्षा की बात भी होती है, विकास की बात भी होती है और स्वास्थ्य की बात भी होती है, लेकिन इन तमाम बातों के बाद जब चुनाव आता है, जब हम लोग चुनावी मंथन में जाते हैं तो बात कहीं न कहीं निकल करके वो एक धार्मिक उन्माद का रूप ले लेती है। तो आप क्या समझते हैं कि पूर्वांचल के अंदर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है या फिर धार्मिक भावनाओं को लेकर के या धार्मिक उन्माद जो है हमारे अंदर जो पैदा हो जाती है, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं? ये सही पूछे आपने। इस समय इस सरकार ने जो भी काम किया वो पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, आपके सामने नज़ारा। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, जो कि इन्होंने अपने चुनाव उसमें दिया भी था कि हम कम से कम 10 और 5 करोड़ 4 करोड़ लोगों को पिछले ही 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा। लेकिन आने वाला समय आपको सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आज तक नहीं खत्म हुई और बढ़ती ही जा रही है। इसका सीधा प्रमाण है कि आप देखें, बैंकों को छोटा करके बैंक कर्मचारी को काट देना, रेलवे को कर दिया, रेलों को उन्होंने बेच दिया। जब प्राइवेट होगा तो ऑलरेडी जो सरकारी नौकर थे उनको निकलना है। कई ऐसी संस्थाएं जिन्होंने बंद कर दिया है, आप देखे होंगे। इसके बाद आप देखिए अभी कल इको पार्क में करीब 65,000 शिक्षक, जो कि हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको भर्ती किया जाए, आप देखिए, मैं उसका फोटो मैं रखा हूँ, अभी मैं आपको देता हूँ कि 65,000 शिक्षक ने फ़ोन किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात करवा दीजिए, हम लोग पानी में भीग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं आपको फोटो भी दे दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चुनाव में आता है तो एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके पूरी अपनी जो है स्ट्रेटजी तैयार करता है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोटों के ऊपर अपना ध्यान बहुत रखती है, मुस्लिम वोटों को जो अपने खींचना चाहती है। तो ऐसा क्या है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के लिए या मुस्लिम वोटों का अपना खींचने के लिए क्या किया? भाई साहब, ये बात सही है आपकी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम भाई भाई हैं। लेकिन उन्माद की बात है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग पिछड़े की राजनीति करते हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग हर धर्म और जात को लेकर चलते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि केवल हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद को लेकर ऐसी चीज़ों को गलतफहमी करके और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कि ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी को जिस तेवर के साथ, जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, वो बहुजन समाज पार्टी एकदम ठंडे बस्ते पड़ी हुई है। तो क्या इसका भी जो असर जो है आपके चुनाव पर पड़ता है या आज का जो आपकी रणनीति है उसके अंदर कहीं कोई नुकसान हो रहा है इसके? ऐसी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहन जी जो है ऑलरेडी बिक चुकी है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि मेरे ऊपर इतनी कार्रवाई हो जाएगी। आज नहीं, शुरू से ही ये इन्होंने साइलेंट होकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम कर रही है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा, जिससे अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि अभी एक संभावित प्रत्याशी जो है आप गोरखपुर के हैं जी, यदि आप जो है यहाँ से जीत जाते हैं और जीतने के बाद जो है नगर के लिए क्या आपकी जो है क्या प्राथमिकताएं होंगी कि आप नगर के लिए सबसे पहला जो काम क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान ने साथ दिया और मुझे टिकट मिला तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहला होगा कि गरीबी दूर करना, छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम, पेयजल का काम, पानी जहाँ नहीं उनको पानी देना, और सड़कों की सबसे बड़ा काम होगा सड़कों को ठीक करना। जो गड्ढा युक्त है उसको गड्ढा मुक्त करना हम लोग का प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि ये सरकार ने जब तक गड्ढा आज तक नहीं ठीक कर पाया। इन्होंने अभी अक्टूबर तक इन्होंने समय दिया था, नवंबर तक, लेकिन आज तक योगी जी का कोई काम नहीं। मैं अपने घर से बाहर आपको दिखा सकता हूँ कि गड्ढा है, पूरी सड़कें गड्ढी हैं, कोई मरम्मत नहीं है। गोलघर की कई सड़कें हैं, आपको दिखा दूंगा, अभी भी उसमें मरम्मत नहीं हुआ।
सरकार की तो योजनाएं हैं, सरकार तो अपना काम कर रही है। जो उसने कहते हैं रोड के लिए कहा है, रोड बनाने के लिए बात हो रही है, फिर एक्सप्रेसवे के लिए बात हो रही है, एक्सप्रेसवे चल रहा है, फिर शहर के अंदर मेट्रो के लिए है, सारी तैयारियां हो रही है। तो विकास तो गोरखपुर का हो ही रहा है। कहाँ मेट्रो बन रहा है? झूठ बात है। एक पिलर तो नहीं डाल पाए, मेट्रो बनाने की बात तो दूर की है। पहले तो रोजगार दूर करे। मैप तैयार की है क्या? सारी प्रोसेस सब प्रोसेस चल रहा है? कुछ नहीं है भाई साहब, कहाँ मैप तैयार किया? कोई अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर। एक पिलर तो नहीं डाल पाए उद्घाटन के लिए, आचार संहिता कल लग गया। कैसे मान लेंगे? पहले बेरोजगारी दूर करें। जो गरीब बेचारे पढ़ने के लिए बाहर गए थे, आज वो ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं। पहले तो बेरोजगारी दूर करें ना। हमारा प्राथमिकता होगा कुछ ऐसे जगहों पे फुटपाथ वालों को मैं काम करूंगा, जगह जगह पे छोटी छोटी जगह दिखा के दुकान निकाल कर लोगों को काम करने का। पेयजल मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सड़क बनाने का मुद्दा रहेगा, गरीबों को नौकरी देने के लिए छोटी छोटी दुकानों के लिए ऐसे मैं काम करूंगा कि लोगों को रोजी रोटी मिले, दो पैसा कमाए गरीब लोग हैं। अच्छा, जब जनता की आपने बात की तो जनता के साथ एक बिजली का मुद्दा भी बहुत जुड़ा हुआ है। अभी दिल्ली में जैसा मॉडल रहा है, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। फिर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक जो है व्यक्ति को जो है 300 यूनिट बिजली जो फ्री देंगे। लेकिन उनके बयान के आने के बाद जो है वर्तमान सरकार ने भी जो है बिजली का दर घटा करके काफ़ी कम कर दिया है, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधा कर दिया है। तो ये क्या अखिलेश जी आने के बाद या कई सरकार बनती है तो वादे पे वो अपने कहाँ तक जो है ठहर पाएंगे? भैया सीधी सी बात है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब ऐसी बातें आ रही हैं तो अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कार्य को ये सब मैं कहता हूं कि कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। उनका जैसा काम मैं भारतीय जनता पार्टी कभी सोची भी नहीं थी और न कभी सोचेगी। उनको तो बस चुनाव जीतना है, चाहे जैसे भी। आप देखिए बिजली आज नहीं, हम लोग आज 1 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे हम लोगों से मिले थे, कहे थे कि हम लोग बिजली मुक्त करेंगे। देखिए उसका प्रमाण आपको परसों मिला, 300 यूनिट बिजली फ्री होगा उत्तर प्रदेश में। अभी राशन भी मुक्त होने का मामला चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि जब यूनिट ये 300 यूनिट फ्री मिलेगा तो उसने 750 रुपये जो 7.5 रुपये यूनिट की बिजली को तुरंत 3 रुपये कर दिया। इसका मतलब हुआ खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी की जो राजनीति है और विशेषतौर जो पूर्वांचल की जब बात हम करते हैं तो 3 मुद्दे तो बहुत अहम है यहाँ पे। पूर्वांचल के लिए सबसे अहम मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य का है। यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस से बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि एम्स खोला जा चुका है, लेकिन अभी भी और ज़रूरत है। शिक्षा का जो है कि यहाँ पर एक हब बनना चाहिए जहाँ बच्चों की शिक्षा का जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो मैं समझता हूँ कि अगर आने वाला चुनाव इन तमाम मुद्दों पर लड़ा जाए तो ये समझता हूँ कि गोरखपुर के विकास के लिए और खुद समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां जो लड़ रही हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप चलते चलते जो है गोरखपुर की जनता के लिए जो है आपका राहुल गुप्ता का आखिरी संदेश क्या है? मैं गोरखपुर की जनता से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस फिर से ये जो कोरोना काल आ गया है इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और उसके पहले मैं आपको इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा गोरखपुर लगाए पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाली को आगे बढ़े, नई सरकार बनाए और उसकी अच्छी सुविधाओं को अमल करें जिससे देश तरक्की करेगा, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। धन्यवाद। तो चुनावी मंथन 2020 में आज हम बातचीत कर रहे थे शहर गोरखपुर से राहुल गुप्ता जी से, और मैं समझता हूं कि ये कारवां रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है और हम फिर एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हमारे साथी मोहम्मद यूसुफ और मैं मोहम्मद फ़ारूक जमाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।